नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, एक मेरा दूसरा भी चैनल है स्मार्ट रेलवे मास्टर, उसे भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। साथियों, एक बिहार से बेहतरीन वैकेंसी आई हुई है, तो चलिए इसके बारे में बिना देर किए हुए इसके बारे में और विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। चलिए आगे इसके बारे में जानकारी और प्राप्त करते हैं। देखिए, बिहार पुलिस और सेवा आयोग 5 हार्डिंग रोड पटना 1 से निकला हुआ है। वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया है https://bpssc.bihar.gov.in से निकला हुआ है। ये यहाँ पर देखिए, बिहार कर्मचारी आयोग से निकला हुआ है ये फॉर्म, आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए, गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थियों से गुल्म समादेशक कंपनी कमांडर के रिक्त पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। विज्ञापन की शुरुआत हो रही है 30 तारीख से, आज से हो रही है 30 जून 2026 से हो रही है, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 30 जुलाई 2026 तक। 1 महीने का आपको समय यहाँ पर मिलने वाला है। आप फॉर्म को अच्छी तरह से भरिए और तैयारी भी शुरू कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, इसके लिए विज्ञापन संख्या है 08/2026 8/2026 है। गृह विभाग विशेष शाखा बिहार पटना के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थियों से गुल्म समादेशक कंपनी कमांडर के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है। यहाँ पर वैकेंसी की संख्या दिया हुआ है, आप देखिए आगे। यहाँ पर देखिए, गुल्म समादेशक इंग्लिश में इसका नाम है, इस पोस्ट का नाम है कंपनी कमांडर। लेवल 6 की बहाली होने वाली है। लेवल 6 के अनुसार यहाँ पर पेमेंट मिलने वाला है। कुल रिक्तियों की संख्या 65 है। ठीक ठाक पोस्ट है। यहाँ पर उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 8/2026 जारी किया जा रहा है। आपने ऊपर भी देखा है विज्ञापन संख्या, ये यहाँ पर लिखा है। उक्त पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस और सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। आपको मात्र एक ही फॉर्म भरना है, एक से ज़्यादा आवेदन पत्र नहीं भरना है। यहाँ पर देखिए, ये सब दिया है। गृह विभाग विशेष शाखा पटना के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थियों से गुल्म समादेशक कंपनी कमांडर के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा विहित वर्णित प्रावधान के ये प्रावधान सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देख लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। लंबी वीडियो कोई देखना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको नौकरी चाहिए तो वीडियो देखना पड़ेगा। ये देख लीजिए, इनका नियम कानून यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। ये आ गया हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। आवेदन की पात्रता, कौन आदमी भर सकता है। भारतीय नागरिक होना चाहिए, कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए। पुरुष महिला थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। आप अदर स्टेट के भी हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, एमपी के हैं, वो भी भर सकते हैं। बिहार में रहता है, बिहार में भर सकते हैं, यूपी में भर सकते हैं। तो आप भरिए इस फॉर्म को। अगर नौकरी करना चाहते हैं, कहीं भी नौकरी मिलेगी तो क्या है, नौकरी तो करना ही है। अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता क्या मांगा गया है। 1/8/2025 को 1/8/2025 ईयर याद रखिएगा, यहाँ 2025 लिखा हुआ है, न कि 26 लिखा हुआ है। 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसका समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। केवल ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है, मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, इकोनॉमिक्स से, इंजीनियरिंग से, मेडिकल से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपके पास केवल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कोई एक्सपीरियंस, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। तो यह बहुत ही अच्छा, बहुत ही सब कोई भर पाएंगे, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। क्योंकि दूसरे में किसी न किसी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट की मांग की जाती है, तो वहाँ पर भरना सबके लिए आसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आप सब कोई भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल स्नातक डिग्री मांगा है, ग्रेजुएशन आपने किया है तो भर सकते हैं। आयु की सीमा की गणना देखिए 1/8/25 को की जाएगी। डेट याद रखिए, 1/8/2025 को एज की गणना की जाएगी। अब देखिए आगे, यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/25 को मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र में नियुक्त होगी। आपने जो मैट्रिक
में जो आपका डेट ऑफ बर्थ मैट्रिक के सर्टिफिकेट में मेंशन है, लिखा हुआ है, वही मान्य होगा, दूसरा कोई मान्य नहीं होगा। ध्यान रखिए हमेशा। अनारक्षित ओपन कैटेगरी के लिए, अनारक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए 20 वर्ष है न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु 40 वर्ष है, ये ध्यान रखिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष है और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। यहाँ पर देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों, महिलाओं एवं तथा थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष है, अधिकतम आयु 42 वर्ष है। देख सकते हैं। बिहार के वैसे कर्मचारी सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जिन्होंने नियमित सेवा 3 वर्ष पूरा कर लिया, बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, 3 साल आपने नौकरी कर लिए हैं, तो आपको 5 साल की एज में यहाँ पर छूट मिलने वाली है। अब देख लीजिए, यहाँ पर जो असैनिक पदों पर नियुक्ति है तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 साल के यहाँ पर आयु में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा में सेवा में बिताई गई अवधि के कुल जो के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कटअप तिथि से 57 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्रों पर अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। पहले भी बता चुका हूँ, मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट जो है उस पर डेट ऑफ बर्थ आपका सही होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, आगे देखते हैं अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। चूँकि कमांडर का पोस्ट है, कंपनी कमांडर का, तो यहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी पूरा करना होगा। यहाँ पर देखिए, ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु निम्नलिखित आपको क्राइटेरिया पूरी करनी होगी, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई देखिए, अनारक्षित कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर होगा न्यूनतम। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर ग्रेस है यहाँ पर, उनके लिए कम है कह सकते हैं। सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर है। सीना देखिए, पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, फुलाकर 5 सेंटीमीटर, आप जानते हैं एक्सपेंशन होना चाहिए तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। 81 और 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए देखिए, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर, 79 और 84 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। मिनिमम और मैक्सिमम फुलाने के बाद महिलाओं के लिए सीमा की माप नहीं होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। वजन, सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 वर्ष चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर के लिए यहाँ पर देखा हुआ है, इनके लिए दिया हुआ है। पढ़ लेते हैं एक बार। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता का मापदंड पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समान होगा। जो पिछड़ा वर्ग का है उसी प्रकार होगा, उनका जो हाइट का है और सीना एक्सपेंशन का है तो उसी के अनुसार होगा। यहाँ पर देखिए, ये नियम दे रहे हैं, किस नियम के अनुसार आपने दिया है। नियुक्ति की प्रक्रिया हम देख लेते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया, लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगा। अब यहाँ पर आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जो इकट्ठा होगा फॉर्म, उसकी आपको स्क्रूटनी की जाएगी, जांच की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगा, ध्यान रखिए। प्रारंभिक परीक्षा होगा एवं मुख्य परीक्षा। कितने चरण में होगा? 2 स्टेज में होगा। पहला होगा प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा होगा मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा में सभी पत्र, दोनों पत्र जो है, लिखित परीक्षा दोनों जो पेपर होंगे, पीटी का और मेंस का, दोनों मल्टीपल चॉइस प्रश्नों पर आधारित होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, कितना अच्छा बेहतरीन है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देकर आपको यहाँ पर का आंसर देकर आपको सिलेक्शन करना है, नौकरी पाना है, आसानी से नौकरी मिलने वाला है। प्रथम चरण में देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल संख्या प्रश्नों की संख्या 100 होगी। कुल प्रश्न कितने होंगे? 100 होंगे। और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% कम से कम अंक लाना पड़ेगा, तभी आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। तो आप अधिक से अधिक मार्क्स लाइए। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना यहाँ पर मेंस के लिए बुलाया जाएगा। समझिए, मेंस के लिए, ठीक है। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात के रूप में कम ज़्यादा किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब 20 गुना बुलाएंगे कम से कम मेंस के लिए।
यहाँ पर देखते हैं, विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। ज़्यादा लोग रहेंगे तो एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होगी, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि सभी को न्याय मिल सके। इसलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि किसी सेट में हो सकता है क्वेश्चन हार्ड पूछ दे, किसी शिफ्ट में थोड़ा इजी पूछे, तो इजी वाले तो ज़्यादा स्कोर करेंगे और हार्ड वाले थोड़ा कम स्कोर करेंगे। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके अपनाने के लिए यहाँ पर दिया है इन्हें इक्वी परसेंटाइल पद्धति को अपनाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको बोलते हैं, उसमें जो इक्वी परसेंटाइल पद्धति का उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा चरण क्या होगा। द्वितीय चरण में लिखा है मुख्य परीक्षा होगा। किसका होगा? जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में दो पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे। प्रथम पत्र 200 अंकों का होगा, देख लीजिए। प्रथम पत्र 200 अंकों का होगा। सामान्य हिंदी का होगा। सामान्य हिंदी में क्या पूछेगा आपको मालूम है? व्याकरण पूछेगा, संधि, समास, मुहावरा, विशेषण, संज्ञा, ये सब पूछेंगे आपको। तो पूरा हिंदी का बुक जो सामान्य हिंदी का है आप लुसेंट का खरीद सकते हैं। लुसेंट का सामान्य हिंदी अच्छा है, उसको पढ़कर आप अच्छी तरह सामान्य हिंदी का तैयारी कर लीजिए। ये 2 घंटों का होगा, जिसमें 100 प्रश्न पत्र होंगे। न्यूनतम जो है आपको 30% अंक, 30% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा आप अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आपको देख लीजिए पर लिखा हुआ है 30% मिनिमम लाना, आप मैक्सिमम जितना लाइए अच्छी बात है। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जुड़ा जाए। जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें सामान्य हिंदी का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। फिर भी आप अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छी बात है। द्वितीय प्रश्न पत्र देख लेते। द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, नागरिक शास्त्र रहेगा, भारतीय इतिहास रहेगा, भारतीय भूगोल रहेगा, गणित रहेगा, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न होगा। क्या क्या हो गया आपको? जीएस रहेगा, साइंस, आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स रहेगा और रीजनिंग रहेगा। तो इस सब की तैयारी आप जनरल तैयारी करते हैं, ठीक उसी प्रकार रहेगा। इसकी तैयारी अच्छी से करिए। द्वितीय प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। परीक्षा 2 घंटे की होगी। देखिए यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काट लिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी 1 प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा ध्यान से आपको आंसर देना होगा। तैयारी अच्छी से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पास करना आसान होगा। मुख्य परीक्षा लिखित के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना जो है यहाँ पर कोटिवार मेघा अनुसार शारीरिक दक्षता के लिए रिजल्ट निकाला जाएगा, मतलब 6 गुना निकाला जाएगा, ताकि फिजिकल में भी कुछ लोग छटेंगे। तो अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना है, इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, या मार्क्स कुछ है नहीं। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या में अनुलभता की दशा में उक्त अनुपात को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तृतीय चरण में क्या होगा? शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा होगा, फिजिकल टेस्ट होगा। तीसरे चरण में यहाँ पर देखिए दौड़ के बारे में दिया हुआ है। दौड़ कितना दौड़ना होगा? सभी कोटि के पुरुषों के लिए दौड़ना होगा 1 मील, मतलब 1.6 किलोमीटर। 1 मील को बराबर किलो में आप कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 मील होता है। एक ही दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट 30 सेकंड है। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर देंगे, असफल हो जाएंगे। तो आपको जल्दी से कम समय में दौड़ना है, जितना कम समय में दौड़ेंगे अच्छा रहता है। तो अब प्रयास इतना करिए, फिजिकल दौड़ अभी शुरू कर दिए, दौड़ लगाना शुरू करिए। 6 मिनट से कम ही समय लिखिए, प्रयास करिए 5 मिनट में आप दौड़ पाएँ इधर प्रैक्टिस में, ताकि आपको 6 मिनट 30 सेकंड से अधिक ना हो। तो 6 मिनट से कम ही में 5 मिनट 4 मिनट में दौड़ने का प्रयास करिए। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का इनके लिए दौड़ रहेगा और 6 मिनट में दौड़ना रहेगा। महिलाओं को थोड़ा कम दिया है, तो इन्हें भी प्रयास करना चाहिए कि 4 मिनट में 5 मिनट में दौड़ लें प्रैक्टिस के समय। अधिक समय लेने वाली महिलाएं असफल घोषित की जाएगी। ऊंची कूद देख लेते हैं, ऊंची कूद कितना करना है। ऊंची कूद सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट न्यूनतम है, और अधिक आप जंप करते हैं तो और अच्छा रहेगा। इससे कम आप जंप करेंगे, 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट तो जंप ही करना है। 5 फीट, उससे अधिक जंप करिए, अच्छी बात है। 3 फीट से कम जो जंप करेंगी महिलाएं, उन्हें असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए।
लंबी कूद देखिए, लंबी कूद कितना दे रहे हैं। सभी पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट, आपको कम से कम 14 फीट 15 फीट प्रयास करिए प्रैक्टिस में। 16 फीट जंप करिए, जंप मतलब लॉन्ग जंप आइए, लंबी कूद प्रयास करिए, यहाँ पर प्रैक्टिस करके जाइए। जाके वहाँ थोड़ा कम भी हो तो अच्छा रहेगा, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो। आप हम चाहते हैं जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो फॉर्म भरे हैं उनका सिलेक्शन हो तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करिए, हमें खुशी भी होगी। तो अभी देखिए सभी कोटि की महिलाओं के लिए देखिए 9 फीट इनको लंबा जंप करना है। इनसे कम हो जंप करेंगे तो असफल घोषित हो जाएंगे। इनमें भी प्रयास करना है 11 फीट 12 फीट जंप करें हम लंबा, तो अच्छा रहेगा। ताकि वहाँ पर जाकर थोड़ा टेंशन भी रहता है, वहाँ पर तो थोड़ा कम भी होगा तो तभी तो हम पास कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए गोला फेंक में देख लेते हैं। गोला फेंक में सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला फेंक न्यूनतम रहेगा। 16 फीट फेंकना होगा, 16 पाउंड का रहेगा और 16 फीट फेंकना होगा। ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करिए, 17-18 पाउंड का ले लीजिए और उससे ज़्यादा फेंकिए, 20 फीट फेंकिए, ताकि वहाँ थोड़ा मानसिक टेंशन भी रहता है। तो अब पूरा जो टारगेट है उसको पूरा कर पाएंगे। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला फेंकना है, 10 फीट कम से कम फेंकना होगा। तो ज़्यादा प्रयास करिए, ज़्यादा फेंकने का प्रयास करिए, ताकि आप वहाँ पर थोड़ा मानसिक टेंशन रहता है, मानसिक तनाव रहता है परीक्षा में समय, फिजिकल टेस्ट के समय, तो आप अच्छी से पास कर पाएँ। मेरा उद्देश्य यही है कहने का। आपसे चाहूँगा कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी आदमी सफल हों। यहाँ 10 फीट से कम फेंकने वाले गोला फेंकने वाली महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। आप देख ही रहे हैं, सब देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 मिनट, महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ यहाँ पर से कम करेंगे तो असफल घोषित कर जाएगा। पढ़ लीजिए किन्नर को क्या दिया है, किन्नर के बारे में देख लेते हैं। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड और शारीरिक जगता पिछड़े वर्ग के मान के समान होगा। पिछड़ा वर्ग का जो कंडीशन क्राइटेरिया है, किथर और कोती हिजड़ा ट्रांसजेंडर को लागू होगा। मेगा सूची की अनुशंसा सूची और नियुक्ति की अनुशंसा देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी देखते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है। यहाँ पर देखिए उपयुक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन हेतु अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों की मेगा सूची मुख्य मेन परीक्षा में जो मार्क्स आएंगे उसी के आधार पर तैयारी होगा। तो आप अधिक से अधिक मेंस में मार्क्स लाइए, पीटी में भी क्वालिफाई करिए और मेंस में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाइए, ताकि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सके। प्राप्त अंकों के आधार पर मेगा क्रम के अनुसार आरक्षण कोटिवार तैयारी की जाएगी। आरक्षण के अनुसार ध्यान रखते हुए मेरिट लिस्ट बनाइएगा। परीक्षा 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के नाम, अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के नाम समान होते हैं, इस दशा में मेधा सूची में उसके स्थान का निर्धारण उसके जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात उम्र में वरीयता, जगह 2 आदमी का सेम हो जाता है मार्क्स तो एज देखा जाता है। एज में जो सीनियर रहेगा उसको सीनियर यहाँ पर मतलब माना जाता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर पढ़ लीजिए। और अगर समान अंक का समान जन्म तिथि हो गया दोनों का, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी का, तो शैक्षणिक योग्यता देखा जाएगा। जिसका शैक्षणिक योग्यता अधिक होगा वह वरीयता क्रम में ऊपर रहेंगे, उसकी मेरिट थोड़ा उससे पहले रहेगी। आप देख लेंगे, पढ़ लीजिए। यहाँ देखिए शैक्षिक योग्यता समान होने पर अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं की बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथोलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार भी निर्धारित किया जाएगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी हो जाएगा, यहाँ पर किया जाएगा। मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयारी की जाने वाली अंतिम मेगा सूची हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के न्यूनतम अर्हतक अंक 32% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 36.5% और सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए 40% लाना होगा। देखिए मुख्य परीक्षा का कितना लाना है परसेंटेज, यहाँ पर मिनिमम मार्क्स लिखा हुआ है। अधिकतम आप जितना लाइए खुशी की बात है और सिलेक्शन पक्का रहेगा। तो एक बार ये ध्यान से इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसको ध्यान से देखिए एक बार, इसको फिर से पढ़ लीजिए। कितना परसेंट आपको मिनिमम लाना है, उससे अधिक टारगेट लेकर चलिए। 60-70% का टारगेट लेकर चलिए, ताकि आपकी मेरिट लिस्ट में अच्छे मार्क्स सकें। मेरिट लिस्ट में मतलब मुख्य परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स ला सकें, ताकि आपका सिलेक्शन एकदम श्योर हो सके। अंतिम रूप से चयनित, यहाँ पर लिखिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा चयन आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकार महासंदेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी पटना को नियुक्ति हेतु भेजाएगी। जो पैनल बनता है उसको भेज दिया जाता है, मेरिट लिस्ट को भेज देता है। रिक्ति के बारे में अब दिया हुआ है, रिक्तियों के बारे में दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार ये सब पत्रांक दिया हुआ है के अनुसार बिहार रक्षा वाहिनी संवर्ग में आम अभ्यर्थियों से गुल्म समादेशक कंपनी कमांडर के पद पर रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार है। यहाँ पर विवरण दिया है, देखिए
देखिए, मतलब ब्रेकअप दिया हुआ है पोस्ट आपका जितने 65 पोस्ट है ना उसका ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। क्रम संख्या दिया है, पदनाम दिया है, पदनाम पदनाम तो है गुल्म समादेशक एज कंपनी कमांडर। और यहाँ पर कोटिवार रिक्तियों की संख्या दिया है। गैर आरक्षित वर्ग के लिए जिसका कोटि संख्या 1 है, 26 पोस्ट है। इनमें महिलाओं का 35% आरक्षण है तो 9 पोस्ट है। अनुसूचित जाति का जो है कोड संख्या 2 है, यहाँ 10 पोस्ट है। पुरुष के कुल रिक्तियों की संख्या इसमें महिलाओं का 35% के हिसाब से 4 हो जाएगा। और स्वतंत्रता सेनानी का इधर 1 लिखा हुआ है, सभी में 1 ही है, देख लेते हैं, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 कोटि संख्या, इसमें 1 है, ये पद है, यहाँ पर नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कोटि संख्या 4 है, 12 पद है, इसमें 4 महिलाओं के लिए है। पिछड़ा वर्ग का कोटि संख्या 5 है, इसमें 7 पद है, महिलाओं के लिए 2 रहेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कोटि संख्या 6 है, यहाँ पर 7 पद है, इसमें 2 महिलाओं के लिए रहेगा। पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कोटि संख्या 7 है, इसमें 2 पद हैं। इधर कुल पदों की संख्या 65 है। आगे देखिए, आरक्षण के बारे में ये सब दिया हुआ है, नियम कानून आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए, जानकारी रखना चाहिए। देखिए आरक्षण के बारे में नियम जो है, सरकार का नियम है, लॉ है कि लॉ क्या बोलता है वो दिया हुआ है। ये देखिए, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नियम यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए। तो स्वतंत्रता सेनानी है तो यहाँ पर आपको फायदा होता है, आप देख सकते हैं। और भी पढ़ लीजिए, आर्थिक रूप से कमजोर, तालुकशुदा, पोथी के हिजड़ा वर्ग के लिए जो रूल है उसके अनुसार इनकी यहाँ पर आरक्षण मिलने वाला है। जो आरक्षण मिला है, कट ऑफ की तिथि जो है, एज की कट ऑफ की तिथि उन्होंने 1 अगस्त 2025 पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, यही रहेगा। एज की गणना इसी पर होगी। नियुक्ति पर अधिकार कौन करेगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, पहले भी बताया जा चुका है कि नियुक्ति पर अधिकार है महासमादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी पटना हो गए। उसके बाद मेडिकल भी चेक होगा, यहाँ पर मेडिकल और लिखा है, मेडिकल और चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन, यहाँ पर आपको मेडिकल टेस्ट होगा। क्या लिखा है, उपरोक्त पद पर नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित उम्मीदवारों का चिकित्सीय परीक्षण, चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन नियुक्ति हेतु प्राधिकार द्वारा यथाविहित नियम के अनुसार कराया जाएगा। मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर प्राप्त किया जाए। पूर्व में आपने क्या किया है, पूर्व का भी आपका कैरेक्टर इसमें देखा है। लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता के समय अभ्यर्थी को कोरोना संक्रमण से बचने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग का सभी निर्देशों का पालन करना। अभी तो है नहीं, है पहले का ही है, उसी में कॉपी पेस्ट किया इन्होंने। ऑनलाइन प्रक्रिया जो है, आवेदन प्रक्रिया आपको इसके उनके वेबसाइट पर यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर वेबसाइट देख लीजिए, यहाँ पर जाकर आपको भरना है। होमगार्ड टैब पर विस्तार से बताया गया है। और अभ्यर्थी को निर्धारित मूल्य परीक्षा शुल्क पर ऑनलाइन आवेदन क्रय करना होगा। आवेदन का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन फी भरना है। ऑनलाइन आवेदन के मूल्य का भुगतान करना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन का रजिस्ट्रेशन करने और समर्पण करने के बाद आवेदन शुल्क को संबंधित बैंक से चार्ज मांगकर वापस लिया जाएगा। इन्होंने देख लीजिए, ये शुल्क के बारे में इन्होंने लिखा है। देखिए फी कितना लगेगा, सभी कोटि पुरुष महिला 3rd जनरल के लिए ऑनलाइन आवेदन 100 रुपया है, कोई ज़्यादा फी नहीं। यहाँ पर उपरोक्त राशि कैसे आप भर सकते हैं, नेट बैंकिंग द्वारा भर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड करने पर बैंक चार्ज लगेगा, आपको देना ही होगा। देश में प्रचलित क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजैक्शन इसके द्वारा आप भर सकते हैं। अन्य मेथड से आपको भरना नहीं है फी। ऑनलाइन आवेदन भरने के इसके वेबसाइट पर जाइए, आप यहाँ पर भरिए, जाकर सही आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दीजिए। ऑनलाइन आपसे इस पर जाने के लिए यहाँ पर दिया है इन्होंने। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए इनके वेबसाइट पर जाइए। होमगार्ड टैब पर होमगार्ड दिखाई देगा ऊपर, उस पर टैप करिए और एडवर्टीजमेंट 8/26 पर 2026 पर क्लिक करिए और आपकी आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। यहाँ से आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपको वैध आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी रखिए, हमेशा रखिए, हमेशा परमानेंट के लिए रखिए। वहाँ पर डालना होगा, उसी पर मैसेज आएगा आपको, तो ये पढ़ सकते हैं आप अंतिम चरण पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थी उस मोबाइल नंबर से संवाद, आपका मोबाइल नंबर से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके अभ्यर्थी का आवेदन और बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा, तो आप जानते ही हैं। ऑनलाइन फी भरना है। यहाँ पर एक मोबाइल से मात्र एक ही फॉर्म भरा जा सकता है। एक ही फॉर्म भरिएगा, पासवर्ड आईडी भेजा जाएगा। यहाँ पर लिखा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर आपको आईडी भेजा जाएगा, यहाँ पर लिखा है। तो आप ये देख लीजिए। ऑनलाइन एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरना है। 1 से अधिक भरने पर आपको
आपकी अपर कठोर कार्रवाई आधार की जाएगी। फर्जी नाम वगैरह भरने पर यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका अभ्यर्थी 10वीं समकक्ष परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि सही उल्लेख करेंगे। आवेदन ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम आदि सही बिल्कुल भरेंगे। इन्होंने दिया है तो भरना ही है। यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षित वर्ग के आवेदकों की सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि, श्रेणी, जाति और वर्ग संबंध में विस्तृत जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। उसके अनुसार आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो देना होगा उसी फॉर्मेट में। ऑनलाइन 2 भागों में भरा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम भाग में ये आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है। ऑनलाइन प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए अच्छी तरह से। पंजीकरण का रद्दीकरण कैसे आप रद्दीकरण कर सकते हैं उसके बाद लॉगिन करना होगा आपको। लॉगिन करके द्वितीय भाग को भरना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको दूसरा पार्ट इसका आप भर पाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको आवेदक का लिखा है फोटोग्राफ रंगीन और 2 माह के अंदर खींचा हुआ फोटोग्राफ होना चाहिए। सफ़ेद बैकग्राउंड में होना चाहिए। 15 से 25 KB का होना चाहिए। ध्यान रखिए इस बात को, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। और JPG और GIF फॉर्मेट में होना चाहिए। हस्ताक्षर भी अपलोड आपको करना होगा। फोटो अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर अंग्रेजी और हिंदी में काली और नीली स्याही से अलग अलग 15 से 25 KB के बीच में आपको JPG GIF फॉर्मेट में जो सफ़ेद बैकग्राउंड पर, आप सफ़ेद पेज पर अपना सिग्नेचर करिएगा अंग्रेजी और हिंदी में, और इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर देखिए फोटो और हस्ताक्षर संबंध में दिए निर्देश पढ़ लीजिए एक बार। ये वीडियो लंबा हो जाता है ज़्यादा हर चीज़ बताने पर, तो आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। उसके बाद आप भरे हुए जो फॉर्म है उसको A4 साइज पर यहाँ पर प्रिंट निकाल कर रख लीजिए। जब आपका फाइनल नियुक्ति होगा तो वहाँ मांगा जाएगा तो आप दे सकते हैं। अगर आपसे मिस्टेक हो गया भरने में तो आप यहाँ पर दिया है उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। आप प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए, फ्यूचर में काम आएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये सब उसमें जानकारी रहेगा, आपको डिटेल्स आप निकाल कर रख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, तो ध्यान रखिए। जल्दी से जल्दी वीडियो को देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, मैं इसमें बताया हूं, और फॉर्म को भर लीजिए। आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन जाकर भरते ही हैं और भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कब रद्द हो जाएगा, क्या आपका फॉर्म कैसे रद्द हो जाएगा, यहाँ पर इन्होंने लिख कर दिया है, देख सकते हैं। ये देखिए तो आप पढ़ लीजिए, तो ये देख सकते हैं आपको ये किसको इन्होंने भेजा है। यहाँ पर निकाला है अध्यक्ष बिहार पुलिस और सेवा आयोग के द्वारा निकला हुआ है। 25/6/2026 को पोस्टिंग हुई है। ये यहाँ पर देख किसको कॉपी किया है इन्होंने, सचिव गृह विभाग बिहार पटना को सूचना कृपया महानिदेशक समष्टा को इन्होंने कॉपी किया है, अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को। तो ये है इस वैकेंसी के बारे में जानकारी। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो मेरे मोबाइल नंबर 8850340814 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मुझे जितनी जानकारी है हर संभव आपके सहायता के लिए तत्पर रहता हूँ, सहयोग करता हूँ। बहुत फ़ोन आते हैं तो मैं हेल्प भी करता हूँ। अपने बिजी शेड्यूल्स में नौकरी करके भी हेल्प करता हूँ, नाइट ड्यूटी करके आता हूँ, फिर भी लोग को हेल्प करता हूँ। तो आपसे मेरा भी आग्रह रहेगा कि आप मुझे भी सहायता करिए। मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट रेलवे मास्टर और एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर 2 चैनल्स हैं, दोनों पर को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों से, साथियों से, संबंधियों से जरूर सब्सक्राइब कराइए। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। पैसा कौन सा लगता है, सब्सक्राइब करना फ्री है, शेयर करना बिल्कुल फ्री है। आप ज़रूर करिए। यह काम करके मेरा भी आप सहायता कर सकते हैं और उन बेरोजगार युवक और युवतियों को भी आप हेल्प कर पाएंगे जो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। यदि आप पेरेंट और गार्जियन देख रहे हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देखकर नौकरी पा सकें। साथियों, आप करके ऐसा एक पुण्य का काम कर सकते हैं। एक सच्चे भारतीय होने के नाते आपका एक दायित्व भी बनता है कि आप देश की सेवा के लिए, देश के बच्चों को बेरोजगारी को दूर करने के लिए आगे कदम बढ़ाएं और मेरे साथ सहयोग करके सभी बच्चों को नौकरी दिलाने में मदद करें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराएंगे। इसी वादों के साथ आप सबको इतने लंबे वीडियो देखने के लिए, शुरू से अंत तक देखने के लिए इस वीडियो को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो को लेकर। फिर से आऊँगा।
फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।